होती हैं, बारे में हमने लिख भी लिया था। तो आज हम बात करेंगे उसी के आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। एक्सेप्शन क्या है समझ में आ गई। एक्सेप्शन इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड द अकरेंस ऑफ सच कंडीशन टर्मिनेट द प्रोग्राम एबनॉर्मली। तो ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था। आज उसके आगे पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन जानने के बाद अगला पड़ाव होता है उनको हैंडल करना। हैंडल करने का मकसद है कि हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है वो ना होने दें। ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? इट इज अ टेक्निक to avoid abnormal program टर्मिनेशन। तो प्रोग्राम टर्मिनेशन को अवॉइड करने का एक टेक्निक है जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। Following keywords are used to implement exception हैंडलिंग। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग को कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे ट्राई कीवर्ड है, एक्सेप्ट कीवर्ड है, फाइनली है, एल्स, रेज। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज होता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। वन बाय वन इन सारे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूँ जिस एग्जांपल पे हम इस पूरे टॉपिक को खत्म कर लेंगे। मान लीजिए मैंने एक मैसेज दिया फर्स्ट स्टेटमेंट पे हाई और लास्ट स्टेटमेंट पे मैसेज दिया मैंने बाय। अब हम चाहते हैं सर बीच में आप कुछ भी करें, कितनी भी लाइन से लिखें, कोई भी कोड बनाएं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये प्रोग्राम चले और हाई मैसेज प्रिंट हुआ है तो बाय भी आना चाहिए। अब उसके बीच में आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, इंटरनेट से वीडियो डाउनलोड करोगे, इंटरनेट कनेक्शन होगा नहीं होगा, आपकी गुणा भाग गलत होगी सही होगी, हमें उससे फर्क नहीं है, हमें यहाँ तक एग्जीक्यूशन चाहिए। ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो ऐसा इसी टॉपिक की वजह से कर पाएंगे जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक लिस्ट है और इस लिस्ट को बनाने के बाद मैं चाहता हूं कि इसके किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाएं और उस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो हम प्रिंट कराएं। तो वो इंडेक्स की वैल्यू हम यूजर से पूछना चाहते हैं रादर देन कि हम खुद इनपुट करें। इंडेक्स ये है, हम यूजर से पूछना चाहते हैं तो पूछ लेते हैं। यूजर से हमने इसको पूछ लिया, एंटर इंडेक्स। अब उसके बाद यूजर ने जो भी इंडेक्स दिया होगा लिस्ट में, हम उस इंडेक्स पर जाकर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करा लेते हैं। अब ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, इस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो टोटल 5 लाइन है। मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ कमी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो अलग बात है, अदरवाइज मुझे प्रोग्राम सही लग रहा है। अब इसको मैं रन कराता हूँ, हाई प्रिंट हुआ, मैंने कहा भी इंडेक्स की वैल्यू 1 है। तो अब इस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे 20 है तो ये 1 इस इंडेक्स वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। फिर लाइन नंबर 4 की वजह से हमारा इस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी देन बाय। पर अभी तक तो सब कुछ परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा यूज केसेस को समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं एक्स ऑफ 5, अपने मन से भी लिख दिया। तो बताओ इस लिस्ट के फिफ्थ इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है? 0 1 2 3। सर फिफ्थ में तो कुछ है ही नहीं, क्या बनेगी हमारी?
एक्सेप्शन बनेगी। कौन सी वाली? इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये हमारी क्या बनी? एक एक्सेप्शन बनी। ठीक है। अच्छा, यहां पर आप ये देखो, आपने ये लाइन लिखी हुई है जिसमें आप यूजर से इनपुट लाते हैं कोई भी नंबर और उसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में। अब आपने यहां पर लिखा ऐसे करके 5, तो इनपुट फंक्शन ने इस 5 को एज ए स्ट्रिंग रीड किया होगा, फिर इंट फंक्शन ने इसको इंट में कन्वर्ट करा होगा, और इसको इंट में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया एंटर नंबर ABCD, तो इनपुट फंक्शन तो इसको रीड कर ही लेगा, एज ए स्ट्रिंग पढ़ता है वो। लेकिन जब ये इंट फंक्शन के पास ये इनपुट जाएगा, इंट में कन्वर्ट होने के लिए एरर आ जाएगी, और वो एक एक्सेप्शन होगी हमारी। ठीक है, कौन सी एक्सेप्शन होगी हमारी? वैल्यू एरर। ठीक है। अब और भी वजह हो सकती है एक्सेप्शन आने की। हमने कहा जैसे अभी आपने बताया, एक इंडेक्स एरर हो गई, एक हो गई वैल्यू एरर, एक डिक्शनरी के साथ हो सकती है की एरर। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिक्शनरी है, इसमें आपके पास कोई की है ए, जिसकी वैल्यू है मान लीजिए एप्पल। अब आप इस डिक्शनरी से ए की वैल्यू गेट करना चाहते हैं, कर लो। अगर आपने की का नाम गलत दे दिया तो फिर एक्सेप्शन आ गई, कौन सी वाली? की एरर। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग एक्सेप्शन आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। अब ये बताओ, इस प्रोग्राम को रन करते समय जब हमसे कहा गया एंटर इंडेक्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 7, तो क्या इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है या सब कुछ ठीक रहेगा और बाय तक आउटपुट जाएगा? एक्सेप्शन आनी चाहिए, क्योंकि जब आप 7 इंडेक्स देंगे तो इस वेरिएबल में 7 आके स्टोर हो जाएगा, और जब लाइन नंबर 4 चलेगी तो इस लिस्ट के 7 इंडेक्स पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या बन जाएगी हमारी? एक्सेप्शन। कौन सी वाली? इंडेक्स एरर वाली। नुकसान, आगे का प्रोग्राम ही नहीं चला होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं बाय मैसेज नहीं आया होगा? हमने कहा यही कहना चाहते हैं, नहीं आया हो। आगे इस लाइन के आगे जितना प्रोग्राम लिखा था सब बेकार हो गया, फिर ये तो गलत है। हो सकता था आगे का कोड सही हो, तो आगे का कोड अगर सही है तो पहले वाले कोड को सही होना पड़ेगा। अब दूसरा केस मैं लिख दिया एंटर इंडेक्स ABCD। अब इनपुट फंक्शन इसको पढ़ लेगा, लेकिन जब इंट फंक्शन इसको इंट में कन्वर्ट करेगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ABCD का इंट नहीं बन सकता। तो इस बार एक्सेप्शन आएगी लाइन नंबर 3 पर, लेकिन इस बार कौन सी एक्सेप्शन आएगी? वैल्यू एरर वाली। तो इस लाइन के बाद से प्रोग्राम नहीं चला होगा, देखो आगे नहीं चला। तो अब इस प्रोग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रोग्राम में एक तो एक्सेप्शन आ सकती है इंडेक्स एरर। अगर यूजर ने जो दिया वो दिया तो नंबर ही है, जो इंटीजर में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन वो एक सही इंडेक्स नहीं निकला लिस्ट के अंदर, तो आ गई इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने यूजर से मांगा था इंडेक्स, उसने इंडेक्स नंबर दिया ही नहीं, उसने तो अल्फाबेट दे दिया। अब वो अल्फाबेट का तो इंटीजर ही नहीं बनेगा, लिस्ट के पास तो बाद में पहुंचेंगे, पहुंचे ही नहीं होंगे वहां तक। तो अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम को मैं परफेक्ट करना चाहता हूं। कैसे? कुछ भी दे यूजर, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा बाय तक एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इस प्रोग्राम के उन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिनके एग्जीक्यूशन से एक्सेप्शन आ सकती है। जरूरी नहीं आएगी, आ सकती है। तो बताओ किन लाइंस में आपको ऐसा लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है? लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4। बाकी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाले स्टेटमेंट है ही नहीं। अब ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्सेप्शन कौन सी आ सकती है। एक्सेप्शन के अलग अलग
कॉज होते हैं, क्यों आई थी एक्सेप्शन। तो बताओ लाइन नंबर 3 पर एक्सेप्शन जब आई होगी तो क्यों आई होगी, क्या वजह रही होगी। यूजर का इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाया होगा, यूजर का इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जब भी पूरी पाइथन लैंग्वेज में कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी एक्सेप्शन आती है उसको हम वैल्यू एरर के नाम से जानते हैं। तो अब आपको एक्सेप्शन की जो डिटेल है उसको एक सिंगल वर्ड में भी समझना होता है कि कोई आपसे ये नहीं बोलेगा हर बार कि हमने एक नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करा तो एक्सेप्शन आएगी। वो बोलेगा इस पूरी कहानी का एक सिंगल वर्ड बताओ क्या है, सिंगल वर्ड क्या होगा, वैल्यू एरर आई। तो मैं बोलूंगा लाइन नंबर 3 पर वैल्यू एरर आ सकती है। अब आपको पता होना चाहिए वैल्यू एरर का मतलब क्या होता है। वैल्यू एरर का मतलब होता है टाइप कन्वर्जन, किसी का किसी में, जरूरी नहीं है इंटीजर में ही हो। अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूं, फ्लोट को इंटीजर में, स्ट्रिंग में, तो कोई भी एक टाइप की वैल्यू जब दूसरे टाइप में कन्वर्ट होती है और वो ना हो पाए तो उस एरर को बोलते हैं वैल्यू एरर। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या था, उन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना जिनके एग्जीक्यूशन से एक्सेप्शन आ सकती है, कर लिया। फिर ये आइडेंटिफाई करना कौन कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, कर लिया। इस स्टेटमेंट में आ सकती है हमारी वैल्यू एरर, इस वाले में कौन सी आ सकती है, अगर यहाँ से सब कुछ सही हो गया, यहाँ पर जो नंबर आया वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, तो अब बताओ यहाँ पर क्या वजह हो सकती है कि अभी भी एक्सेप्शन आ रही है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जो आपका नंबर था वो इंटीजर तो था लेकिन वो रेंज के बाहर हो गया, लिस्ट में जितनी वैल्यूज हैं उससे बाहर हो गया, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इंडेक्स एरर। तो जितनी भी एक्सेप्शन है हर एक्सेप्शन का नाम होता है जिससे कि आप पहचान करते हैं कि ये क्यों आई होगी। ठीक है, अब उन स्टेटमेंट्स को जिनमें एक्सेप्शन आ सकती है ट्राई ब्लॉक के अंदर आप लिखते हैं। तो ट्राई कीवर्ड का यूज करके एक ब्लॉक बनाएंगे और इस ब्लॉक में उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिनके एग्जीक्यूशन से आपकी क्या आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है। अब क्या करें, अब ट्राई ब्लॉक के साथ आपको हैंडलिंग करने के लिए क्या बनाना होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक बनाना होता है। तो ट्राई ब्लॉक जब भी आएगा तो अपने साथ एक एक्सेप्ट ब्लॉक भी लेकर आएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के आगे अब आपको क्या लिखना होगा, उस एक्सेप्शन का नाम जिसको आप हैंडल करना चाहते हो। तो दो आ रही है, कोई एक करके देखते हैं अभी। तो मान लो मैंने कर दी यहाँ पर अभी हैंडल वैल्यू एरर। अब एक्सेप्ट ब्लॉक ये कहता है अगर आपके ट्राई ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होने पर वैल्यू एरर एक्सेप्शन जनरेट होती है तो मैं चलूंगा, और अगर मैं चला तो डेट मीन्स एक्सेप्शन हैंडल हो गई, अब प्रोग्राम का टर्मिनेशन नहीं होगा। तो अब आप कुछ करना चाहते हो, कोई लॉजिक लिखना चाहते हो उस एक्सेप्शन के आने पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। हमने कहा ठीक है काम करते हैं, एक प्रिंट मैसेज लगाकर बता देते हैं यूजर को ताकि यूजर को पता भी चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ लिख दिया इनवैलिड इंडेक्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा मेरे प्रोग्राम में, क्या इस इनपुट की वजह से ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन जनरेट होगी, नहीं, सब कुछ सही होगा। तो एक्सेप्ट ब्लॉक कहेगा मैं नहीं चल रहा, क्योंकि मैं तब चलूंगा जब वैल्यू एरर एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में बने। ट्राई ब्लॉक में कुछ नहीं बना तो क्या होगा, ट्राई ब्लॉक के स्टेटमेंट चलेंगे, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक के आगे का जो कोड है वो चलेगा, और उसके आगे मैंने बस एक बाय लिखा हुआ है। अब इसको दोबारा चलाएं, इस बार मैंने यहाँ पर ABCD लिख दिया, कोई भी यहाँ पर ऐसा लिख दिया जिसका अब कन्वर्जन हो ही नहीं सकता इंटीजर में। तो अब लाइन नंबर 4 से जो कि ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखी हुई है, क्या जनरेट होगी, एक एक्सेप्शन, कौन सी वाली जनरेट होगी, वैल्यू एरर। अब जैसे ही ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन जनरेट होती है इंटरप्रेटर चेक करता है कि क्या सेम एक्सेप्ट ब्लॉक लगा हुआ था, अगर लगा हुआ था तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ दैट मींस एक्सेप्शन आई लेकिन वो हैंडल हो गई, अब प्रोग्राम आपका आगे टर्मिनेट नहीं होगा।
तो जैसे ही ये चलेगा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक्सेप्शन खत्म हो गई, अब आगे का कोड आपका चलेगा। तो अब आगे के प्रोग्राम में आपने जो भी कर रखा था वो चलेगा, अब वो रुकेगा नहीं हमारा। ठीक है, तो जो पोर्शन गलत था उसको बस इग्नोर कर दिया गया, आगे का प्रोग्राम आपका फिर भी चलता रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए सर इस प्रोग्राम को मैंने चलाया और मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब बताइए इस बार ट्राई ब्लॉक के अंदर से कौन सी एक्सेप्शन आएगी? इंडेक्स एरर। तो क्या मेरा लगाया गया एक्सेप्ट ब्लॉक इंडेक्स एरर को हैंडल करेगा? नहीं, क्योंकि हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में कौन सी एक्सेप्शन को हैंडल करा है? वैल्यू एरर। अब क्या होगा? अब प्रोग्राम में एक्सेप्शन बनी और अभी भी है, वो हैंडल ही नहीं हुई। अगर प्रोग्राम में एक्सेप्शन रह गई तो प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो जाएगा, आगे कोड नहीं चलेगा। तो सर ये प्रोग्राम परफेक्ट कहाँ हुआ? हमने कहा नहीं, अभी ये प्रोग्राम परफेक्ट नहीं हुआ। अब करना चाहते हैं तो इस बार हम एक्सेप्ट ब्लॉक से क्या बोलेंगे कि भाई आप एक बार में दो को हैंडल नहीं कर सकते हो, एक बार में एक ही हैंडल करोगे। इसने कहा नहीं, मैं एक बार में कितनी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता हूं, लेकिन आप एक टपल के अंदर उन सबके नाम मुझे बता दो। वैल्यू एरर आती है और दूसरी कौन सी थी? इंडेक्स एरर। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जितनी भी एक्सेप्शन है इनका नाम लिखने का स्टैंडर्ड है, पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर किसी एक्सेप्शन के नाम में मल्टीपल वर्ड आ रहे हैं तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। अब बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लिख सकते आप, अपनी मर्जी से आप ई छोटा नहीं कर सकते, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड होगा जिसको सीखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सेप्शन है और उसका नाम कैसे लिखा जाता है, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक में उसी अकॉर्डिंग आपको वो नाम लिखना होगा। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, स्मॉल अपर वो ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अब ये एक्सेप्ट ब्लॉक ट्राई ब्लॉक में इन दोनों में से कोई भी एक्सेप्शन आएगी उनको हैंडल कर लेगा। देखो अगर मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया तब भी प्रोग्राम एकदम स्मूथ चलेगा आगे, और अगर ऐसे कर दिया तब भी प्रोग्राम आगे चल रहा है। लेकिन अगर आपने सही लिखा तो जो काम करना था वो काम करके आगे बढ़ रहा है, और अगर आपने सही नहीं करा तो उस काम को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है। प्रोग्राम बीच में अब आपका बंद नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं तो फायदा होता है कि प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होता रहेगा। प्रोग्राम किसी एक्सेप्शन के आने पर जो बंद हो जाता था अब वो बंद हमारा नहीं होगा। सोचो अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब से डाउनलोड करने का कोड लिख दूं और इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्राई एक्सेप्ट के अंदर इस काम को कर लूं तो जो वीडियो डाउनलोड हो रही थी सिर्फ वही नहीं होगी, आगे का कोड चलेगा, तो जो आप काम करा रहे थे वो फिर भी होता रहेगा। ठीक है, अब सर यहाँ पर अगर हम इन दोनों एक्सेप्शन के लिए जो दो एक्सेप्शन आई उनको फिर से देखो। हैंडलिंग में हमने जो एक लॉजिक लिखा वो हमने बस एक प्रिंट लिखा, हम कुछ और भी लिख सकते थे, है ना, कोई काम करा सकते थे। इंडेक्स की वैल्यू आप अपने आप मान लो, कुछ ऐसे करके जीरो मान लो, तो भाई आप यूजर आपसे तो सही बनी नहीं, हमने अपनी तरफ से जीरो मान ली। तो आप ऐसा कर कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, अभी मैं बस प्रिंट तक। तो जब आपका वैल्यू एरर आया तो हैंडलिंग इस तरह से हो रही है, और जब आपका इंडेक्स एरर आ रहा है तो भी हैंडलिंग ऐसे हो रही है। मैं चाहता हूं कि दोनों एक्सेप्शन अलग अलग तरीके से हैंडल हो। वैल्यू एरर आए तो मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, इंडेक्स एरर आए तो मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। तो उसके लिए फिर हमसे क्या कहा गया, आप फिर एक काम करें, दो एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएं, एक की जगह पर दो बनाएं। एक बनाएं वैल्यू एरर का और उसके बाद एक और बनाएंगे जो होगा आपका इंडेक्स एरर। तो इस तरह से एक ट्राई ब्लॉक के लिए हम जितने चाहें उतने एक्सेप्ट ब्लॉक को डिफाइन कर सकते हैं। अब ट्राई ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन आएगी मैचिंग एक्सेप्ट ब्लॉक उसको हैंडल करेगा। अगर दो एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर सकते हैं, मान लो आपने गलती से ये भी कर दिया इंडेक्स एरर
और ये भी कर दिया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ जाएगा वो हैंडल करेगा, फिर वो आगे वाला फिर नहीं चलेगा। इन शॉर्ट, ट्राई की एक एक्सेप्शन के लिए कोई एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक चल सकता है, दो नहीं चलेंगे। अगर दो मैच हो गए हैं तो जो सबसे पहले आया होगा ट्राई के बाद फिर वो एग्जीक्यूट हमारा होगा। फिलहाल हमने ऐसा नहीं करा है। तो अब देखो यहाँ पर मैं लिख दिया इनवैलिड इंडेक्स की जगह इनवैलिड रेंज लिख दिया, ठीक है, कि भाई रेंज आपकी गलत है। अब देखो, अगर मैं ये वाला इनपुट दूंगा तो मेरा हैंडलिंग में मुझे बताया गया भाई आपने इंडेक्स गलत दिया है। अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो मुझे बताया गया इस बार आपकी रेंज गलत है, ठीक है। और यहाँ पर हम सजेस्ट कर देते हैं, ठीक है, वैलिड रेंज कहां से कहां तक, हमारा 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3। तो अब इससे पता रहेगा यूजर को कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ, क्या कर रहा हूँ। ऐसे लिख रहा हूँ इनवैलिड इंडेक्स, तो यहाँ भी सजेस्ट कर दो इनपुट लाइक 0 1 2, ऐसे करो। अब यूजर को ज्यादा बेटर आप बता पा रहे हैं कि यूजर भाई ऐसे करो, इसको ये नहीं करो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। और अगर सबको सही करा तो सब कोई भी एक्सेप्ट नहीं चलेगा, ना ये चला ना ये चला, ये ट्राई ब्लॉक चला, उसके बाद ये वाला आपका आगे का जितना भी कोड था वो चलेगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये कि सर ट्राई ब्लॉक में अभी तो आपने चलो दो स्टेटमेंट लिखे हैं, कई बार ऐसा होगा कि मैं 5 भी लिखूंगा, 50 भी लिख दूंगा। तो 50 स्टेटमेंट अगर ट्राई ब्लॉक में मैं लिख दूं तो मुझे इस बात को समझने में बहुत टाइम लग जाएगा कि कौन कौन सी एक्सेप्शन है जो उन 50 स्टेटमेंट से आ सकती होंगी। और कई बार तो मैं शायद समझ भी नहीं पाऊंगा कि इस स्टेटमेंट से एक्सेप्शन आ भी सकती है कि नहीं आ सकती है। कई बार ऐसा होगा कि मैंने गूगल से कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अब मुझे क्या पता वो क्या लिखा हुआ है, मैं तो कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाया वो कोड। तो अगर ऐसा ट्राई ब्लॉक ऐसा ही होगा, ये तो बड़ा आसान लिख दिया है मैंने समझाने के लिए, ऐसा कभी नहीं लिखोगे यार। आप एक कॉम्प्लेक्स कोड ही लिखोगे, इसके अंदर 10 12 15 20 50 100 लाइन लिखी होंगी ट्राई ब्लॉक के अंदर, आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कौन सी आ सकती है एक्सेप्शन। और अगर वो मुश्किल हो गया और वही आ गई, तो अब ये बताओ आपने एक्सेप्ट ब्लॉक कैसे बनाए होंगे, आपको तो पता ही नहीं था वो आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमसे कहा गया कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक्सेप्ट ब्लॉक लगाएं जिसमें कोई नाम आपको नहीं लिखना है, बिना नाम का एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएं। ऐसे एक्सेप्ट ब्लॉक को हम बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक। बिना नाम का एक्सेप्ट ब्लॉक, जितनी भी एक्सेप्शन हो सकती हैं ट्राई ब्लॉक में, जिनको आप जानते थे नहीं जानते थे, कोई भी आए सबको हैंडल कर लेगा। तो अब आप यहाँ पर जो मैसेज लिख रहे हैं वो ऐसा लिखें जो सबके लिए हमारा काम करे। इनवैलिड रेंज की जगह आप लिख दो इनवैलिड इनपुट, ठीक है, वैलिड इनपुट लाइक दिस। अब चाहे आपका ये आए तो भी यही चलेगा, ये होगा तब भी यही चलेगा, कोई भी आएगी तो यही चलेगा, सबको सही तो कोई नहीं चलेगा। तो ये हमारा बहुत काम करता है कोडिंग में, क्योंकि इससे हमारी काफी हेडेक खत्म हो जाती है। हेडेक किस बात की, ढूंढने की कि बताओ ट्राई ब्लॉक में कौन कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, उनके नाम याद रखो, उनकी स्पेलिंग याद रखो, लोअर केस अपर केस याद रखो, सब खत्म, सिर्फ इतना लिख दो। अब ये सबको हैंडल हमारा कर सकता है। तो फिर हम तो यही यूज करेंगे हर बार, यही सही लग रहा है हमें तो। अब इसकी एक प्रॉब्लम भी तो है, क्या प्रॉब्लम है, जितनी भी एक्सेप्शन होगी सब एक ही तरीके से हैंडल होंगी। अब आप चाहते थे नहीं, मुझे इंडेक्स एरर को इस तरह से हैंडल करना है, बाकी कोई सी भी आए तो मैं एक ही तरीके से हैंडल करना चाहता हूं, तो फिर कैसे करोगे। तो उसके लिए
पहले आप क्या करोगे, एक्सेप्ट ब्लॉक बनाओगे इंडेक्स एरर का, जिसमें आप अपना लॉजिक इंडेक्स एरर के अकॉर्डिंग जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं लाइक अपने इनवैलिड इंडेक्स। अब अगर आप इंडेक्स एरर आएगी, अब बताओ, अगर इंडेक्स एरर आएगी तो इंडेक्स एरर ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर रहा है, ये भी तो कर सकता है, ये तो कह रहा है मैं सबको कर लूंगा। दोनों मैच हो गए, दोनों जब मैच हो गए तो पहले कौन चलेगा, जो पहले आ रहा है यही चलेगा, ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम चलेगा। और अगर कोई और आएगी तो वो तैयार बैठा है डिफॉल्ट वाला। तो हम हमेशा डिफॉल्ट नहीं लगाते, पहले हम गैस करते हैं जब तक कर पा रहे हैं, और हम उन स्पेसिफिक एक्सेप्शन को फिर उनके अकॉर्डिंग अपने हैंडलिंग के बारे में बताते हैं। और जब हम नहीं सोच पाते कि बस अब इसके आगे हम नहीं सोच पा रहे हैं, तो लास्ट में जाके एक डिफॉल्ट एक्सेप्ट अपना लगा दे, सो दैट कोड चलता तो रहे कम से कम आगे। ठीक है, ये अप्रोच जनरली इंडस्ट्री में फॉलो करी जाती है। अच्छा सर, मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया अभी, मान लो मैं ऐसे लिख देता और अब इंडेक्स एरर आ जाए, तो कौन सा एक्सेप्ट हैंडल करेगा भाई? अगर मान लो फिर से इंडेक्स एरर आ जाए तो कौन सा हैंडल करेगा? एरर। डिफॉल्ट एक्सेप्ट मस्ट बी, क्योंकि अगर आप जो कह रहे थे आंसर वो गलत नहीं था, वो आंसर सही था आपका, लेकिन ये बताओ फिर तो इसको लिखने का कोई फायदा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? यहां तक बात कभी पहुंचेगी नहीं, उससे पहले ये बैठा हुआ हैंडल खुद ही कर लेगा, तो फायदा क्या हुआ इसको लिखने का फिर? तो पाइथन ने इसको एरर बता दिया कि भाई ये गलत है। डिफॉल्ट एक्सेप्ट लगाना है तो वो कैसा होना चाहिए हमारा, जितने एक्सेप्ट लगा रहे हो उनकी सीरीज में लास्ट में होना चाहिए। लास्ट मतलब ये नहीं प्रोग्राम के लास्ट में होना चाहिए, ट्राई एक्सेप्ट 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 की जो सीरीज चल रही है उसमें सबसे लास्ट में एक्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा गलत तरीका होगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि ट्राई एक्सेप्ट, मान लो मैं भी डिफॉल्ट वाला ही लगा रहा हूं, एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद एक और हम ब्लॉक लगा सकते हैं, एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक कह रहा है, अभी मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, दिस इज एल्स। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ज्यादा बार हम लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि इफ के साथ एल्स आता है, कि अक्सर हमने पास्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या पाइथन में ही इफ के साथ एल्स को हमने देखा है, जो कि अक्सर है। लेकिन कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट आपने देखे थे, पाइथन में वाइल के साथ भी तो एल्स का इस्तेमाल होता है। क्या आप वाइल के साथ एल्स नहीं लगा सकते? मैंने कहा बिल्कुल लगा सकते हैं। अब मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा कि क्या होता है कैसे, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वाइल के साथ भी एल्स होता है। उसके बाद तीसरी बार हमने देखा फॉर के साथ। आप फॉर लूप जब लगाते हैं तो उसके साथ भी आप एल्स लगा सकते हैं। कैसे काम करता है, क्या तरीका था, वो आप पढ़ो, रिकॉर्डिंग पुरानी देखकर। चौथा, आप एल्स को ट्राई के साथ भी लगा सकते, ट्राई के साथ। ये सारी फैसिलिटीज पाइथन में है। जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में एल्स सिर्फ और सिर्फ इफ के साथ आता है, बाकी कहीं और आता ही नहीं। पाइथन में एल्स इफ के साथ भी आता है, व्हाइल के साथ भी आता है, फॉर के साथ भी आता है, और अभी हम पढ़ रहे हैं ट्राई ब्लॉक के साथ भी आ रहा है। ये तो नहीं कह सकते आगे नहीं आएगा, आगे के टॉपिक जब आएंगे तब देखेंगे, हो सकता है उनमें फिर से मिल जाए। ठीक है, तो अब ये हमें समझ में आ गया कि पाइथन में एल्स ब्लॉक हमारा ट्राई के साथ क्लब करके लिखा जाता है। अब समझते हैं कौन सा है, कब चलता है। इफ के साथ अगर हम रिलेट करें तो इफ के साथ जब एल्स आता था तो एल्स तब चलता था जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती थी। ठीक है, ट्राई कह रहा है मेरे साथ एल्स ब्लॉक तब चलेगा जब मेरे अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर ट्राई ब्लॉक का एग्जीक्यूशन विदाउट एक्सेप्शन हुआ है
तो एल्स ब्लॉक चलेगा। अगर ट्राई ब्लॉक का एग्जीक्यूशन विद एक्सेप्शन हुआ है तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, चला कर देख। इस समय जो मैं इनपुट दूंगा लाइक बंद दिया मैंने, तो क्या इसकी वजह से ट्राई ब्लॉक में कहीं कोई एक्सेप्शन आएगी? नहीं, एल्स ब्लॉक चलेगा क्योंकि ट्राई ब्लॉक बिना एक्सेप्शन के चला। अच्छा ये बताओ एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा? एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा, वो तब चलता है ना जब एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन तो आई नहीं। तो ट्राई ब्लॉक चला बिना एक्सेप्शन के, एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा, आगे का प्रोग्राम चलेगा। अब प्रोग्राम में इस बार एक्सेप्शन आएगी, इंडेक्स एरर वाली। एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, एक्सेप्शन हैंडल हो गई, कोड नॉर्मल हो गया, आगे कोड चलेगा, लेकिन एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। एल्स ब्लॉक कह रहा है प्रोग्राम भले ही चलेगा लेकिन मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं तभी चलता हूं जब ट्राई ब्लॉक बिना एक्सेप्शन के हमारा चलाओ। तो कोई भी काम जो आप तभी करना चाहते हैं जब ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हो गया है बिना एक्सेप्शन के, तो उस काम को करने का लॉजिक कहाँ लिख सकते हैं? एल्स ब्लॉक में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने किसी को मेल करने का कोड लिखा, अब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आई, तो मैं चाहता हूं कि एक नोटिफिकेशन आ जाए मेल सेंड सक्सेसफुली, तो वो कहाँ लिख दो? एल्स ब्लॉक के अंदर लिख सकते। अगर ट्राई ब्लॉक में मेल सेंड करने का कोड था, उसमें कोई एक्सेप्शन आ गई, टू मेल आईडी गलत लिख दी आपने, तो एक्सेप्शन आ जाएगी, एक्सेप्शन हैंडल हो गई। अब हम चाहते ही नहीं कि एल्स ब्लॉक चले, क्योंकि वो मैसेज जो लिखा है मेल सेंड सक्सेसफुली इस बार नहीं चलना चाहिए। तो कोई भी काम जो आप तब ही करना चाहते हैं जब ट्राई ब्लॉक बिना एक्सेप्शन के चलता है, तो उस काम को करने का लॉजिक कहाँ लिखा जाता है? एल्स ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। जरूरी नहीं आपके पास ऐसा कोई काम होता हो, इसलिए एल्स ब्लॉक ऑप्शनल है, एक्सेप्ट ब्लॉक ऑप्शनल नहीं। एक्सेप्ट ट्राई के साथ लगाना ही पड़ेगा, एल्स ब्लॉक ऑप्शनल है। अगर ऐसा कुछ है तो आप एल्स ब्लॉक लगाकर उस कोड को लिख सकते हैं, और ऐसा नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक फैसिलिटी है पाइथन की तरफ से। जैसे लूप है, व्हाइल के साथ एल्स पढ़ा जरूर है, यूज कभी नहीं करा। फॉर के साथ एल्स पढ़ा जरूर है, यूज कभी नहीं करा। ऐसे ही ट्राई के साथ एल्स का कॉम्बिनेशन है, बट यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ गई 100 में एक बार तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक और होता है जिसका नाम है फाइनली ब्लॉक। दिस इज फाइनली। फाइनली को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करता हूं, तब आप फाइनली ब्लॉक को ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। तो अब मैं इसको समझा नहीं रहा, अभी प्रोग्राम को रन करता हूं, उसी के साथ साथ समझाऊंगा क्या होगा। अभी मैं प्रोग्राम में जो इनपुट दे रहा हूं, क्या इसकी वजह से कोई एक्सेप्शन आएगी? नहीं। एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा? नहीं, एक्सेप्शन ही नहीं आई तो क्यों चलेगा? एल्स ब्लॉक चलेगा? आंसर इज यस, चलेगा। तो वो तभी चलता है जब ट्राई में एक्सेप्शन ना आए। अब बात आई फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक कह रहा है मैं जरूर चलूंगा, चाहे आपके ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है नहीं आती है, हैंडल हो जाती है नहीं हो जाती है, मैं जरूर चलूंगा। तो ये जरूर चलेगा भाई। तो हमारा ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हो गया, एल्स ब्लॉक चलेगा, फाइनली ब्लॉक चलेगा, और आगे का प्रोग्राम भी चलेगा, सब कुछ सही है, कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। एल्स भी चला, फाइनली भी चला। अब इस बार ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगी, कौन सी वाली? वैल्यू एरर, क्योंकि टाइप कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे ही हमारे ट्राई ब्लॉक में वैल्यू एरर आएगी, वैसे ही हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक तैयार है, वो उसी को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। तो इस बार एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। अब एक्सेप्ट ब्लॉक चला मतलब प्रोग्राम नॉर्मल हो गया, अब आगे प्रोग्राम बढ़ना चाहिए, बंद नहीं होगा। अब आगे प्रोग्राम बढ़ेगा तो एल्स ब्लॉक चलेगा? नहीं। एल्स ब्लॉक क्या कह रहा है? एक्सेप्शन आ गई ट्राई ब्लॉक, मैं नहीं चलूंगा।
भले ही प्रोग्राम हैंडल कर रहा है उसको, बट ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन तो फिर भी थी, इसलिए एल्स ब्लॉक आपका नहीं चलेगा। अब बात आई फाइनली के पास, क्या बोलेगा, मैं फिर भी चलूंगा, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता कि ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आई थी नहीं आई थी, मैं चलूंगा, तो फाइनली ब्लॉक चलेगा। अच्छा, आगे का प्रोग्राम चलेगा क्योंकि एक्सेप्शन थी जरूर लेकिन वो हैंडल हो गई है, आगे का प्रोग्राम चलेगा। दिस इज फाइनल। अब तीसरा केस, इस बार ट्राई ब्लॉक से इंडेक्स एरर बनेगी। अब इंडेक्स एरर बनेगी तो क्या एक्सेप्ट ब्लॉक इसे हैंडल कर रहा है? क्या इस बार जो एक्सेप्ट ब्लॉक है क्या इंडेक्स एरर को हैंडल कर रहा है? नहीं कर रहा है। प्रोग्राम का बंद होना निश्चित है, प्रोग्राम बंद होगा बीच में क्योंकि एक्सेप्शन है और हैंडल नहीं हो रही है, प्रोग्राम बंद होगा। लेकिन एल्स और फाइनली के पास चलते हैं। एल्स से पूछा चलोगे, इसने मना कर दिया, क्यों? एक्सेप्शन आई है ट्राई ब्लॉक में, मैं नहीं चलूंगा। फाइनली से पूछा चलोगे, इसने कहा मैं चलूंगा। हमने कहा एक्सेप्शन है, हैंडल भी नहीं हुई है, ये कह रहा मुझे इसका फर्क ही नहीं पड़ता कि एक्सेप्शन थी नहीं थी तो हैंडल हो गई या नहीं हो गई, मैं जरूर चलूंगा। हमने कहा ठीक है, दिस इज फाइनली। अब आगे का प्रोग्राम चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक्सेप्शन है, हैंडल ही नहीं हुई, तो प्रोग्राम बंद हो गया, लेकिन फाइनली के बाद बंद। दिस इज फाइनली। उसके बाद फिर प्रोग्राम आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली ब्लॉक ये कह रहा है कि आपके प्रोग्राम में कुछ भी हो जाए मैं जरूर चलूंगा, उसके बाद देख लेना कि प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर सब कुछ सही है प्रोग्राम में तो फाइनली के आगे का प्रोग्राम चलेगा, और अगर सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ सही नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेप्शन बनी लेकिन वो हैंडल नहीं हुई, इसलिए आगे का प्रोग्राम नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली ब्लॉक जरूर चलेगा। अब जब हमें ये बात सामने प्रैक्टिकली दिख रही है कि फाइनली ब्लॉक जरूर चलेगा, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आया कि जिस पर्सन ने ये पूरा टॉपिक बनाया होगा पाइथन बनाते समय, उनके दिमाग में ऐसा नहीं आया जो हमारे में आ रहा है अभी। क्या आ रहा है कि एक काम ना करें, पूरा का पूरा प्रोग्राम उठा कर डाल देते हैं फाइनली ब्लॉक में, तो चलता ही चलता है, कुछ भी हो जाए फाइनली ब्लॉक तो जरूर चलेगा। तो क्यों ना एक काम करते हैं, सारा कोड उठा के पेस्ट मार देते हैं फाइनली ब्लॉक में, अब तो मजबूरी है इंटरप्रेटर की, चलाएगी चलाएगा सबको। तो ये क्वेश्चन तो उनके दिमाग में आया ही होगा जिन्होंने पाइथन बनाई, हमारे आपके आ सकता है तो इनको जरूर आया होगा। अच्छा, तो आप अपने आप से ये पूछ लेना कि अगर फाइनली ब्लॉक के अंदर मैं यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने का कोड लिख दूं और इंटरनेट ना हो, कैसे चलेगा? फाइनली ब्लॉक तो कह रहा है मैं चलूंगा, कैसे चला देगा, इंटरनेट ही नहीं है। यूजर से मैं इनपुट लेकर आया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, अब यूजर ने ऐसा इनपुट दिया ही नहीं जो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो फाइनली ब्लॉक में लिखा है स्टेटमेंट इसलिए फिर भी हो जाएगा, तो ना होगा। तो फाइनली ब्लॉक का मीनिंग हमें समझना पड़ेगा। फाइनली ब्लॉक ये नहीं कहता है कि मैं जरूर चलूंगा, मेरे अंदर कुछ भी लिख दो सब होगा ही होगा, वो बस ये कह रहा है कि मेरा एग्जीक्यूशन कराया जाता है, और मेरा एग्जीक्यूशन तब तक ही होगा जब तक मेरे अंदर लिखे स्टेटमेंट सही हो जाए। अगर मेरे अंदर लिखा स्टेटमेंट कोई ऐसा है जिसमें एक्सेप्शन आ गई तो मैं भी उसी लाइन से बंद हो जाता हूँ, ये ना सोचे कि मैं फिर भी चलता रहूंगा आगे। तो अगर मैं फाइनली ब्लॉक में यहाँ पर कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख दूं, मान लो लिख दिया मैंने यहाँ पर 10/0, तो पाइथन में किसी भी नंबर को 0 से भाग करना एक्सेप्शन होती है, तो इससे फाइनली ब्लॉक इसी लाइन से बंद हो जाएगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे ही फाइनली चलेगा प्रोग्राम खत्म। देखो सब कुछ ठीक है, फाइनली चलेगा, फाइनली चलेगा एक्सेप्शन देके प्रोग्राम बंद हो जाएगा। फाइनली ब्लॉक में इस लाइन पर एक्सेप्शन आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होता है, इस बात की गारंटी है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन सारे स्टेटमेंट का होगा इस बात की कोई गारंटी। जितने स्टेटमेंट सही लिखे हैं उतना चलेगा फाइनली ब्लॉक, और जितने नहीं लिखे थे एक्सेप्शन देके फाइनली ब्लॉक भी बंद हमारा हो जाए। अब सर हमें ये सिखाओ कि फिर फाइनली ब्लॉक का यूज कैसे करना चाहिए। जैसे एल्स ब्लॉक का यूज आपने बता दिया, तब करना चाहिए जब कोई भी काम हम तब करना चाहते हो जब ट्राई ब्लॉक में बिना एक्सेप्शन के होता हो, समझ में आ गया। एक्सेप्ट ब्लॉक में हमें वो काम करना चाहिए जो हम तब करना चाहते हो जब प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई है।
अब बताओ फाइनली ब्लॉक में हम कौन सा काम करने का कोड बनाएं। हमने कहा वो कोड जो आप किसी भी सिचुएशन में चलाना चाहते हैं, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे एक्सेप्शन नहीं आए, एक्सेप्शन आए हैंडल हो या नहीं हो। एग्जाम्पल बताओ सर। फाइल को क्लोज करना, मान लीजिए मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई फाइल ओपन करी। अब मैंने आपको बताया था फाइल को क्लोज करना एक सेंसिटिव स्टेप होता है। अब मान लीजिए ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखे, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आ गई, तो अब फाइल क्लोज कैसे होगी। मान लीजिए ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन नहीं आई, तो मैं किसी भी सिचुएशन में फाइल क्लोज करना चाहता हूं, तो यहाँ पर क्या लिख दो, फाइल डॉट। अब कुछ भी होता रहे, ट्राई ब्लॉक के इस लाइन के चलने के बाद एक्सेप्शन आए, हैंडल हो जाए, हैंडल नहीं हो जाए, सब कुछ सही रहे, यहां से होकर ही एग्जीक्यूशन गुजरेगा। उसके बाद प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात हो गई, लेकिन ये कोड जरूर चल जाएगा हमारा। तो ऐसे काम करने के लिए फाइनली ब्लॉक का यूज होता है। तो कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में कि फाइनली ब्लॉक किस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, तो आप आंसर देंगे किसी भी रिसोर्स को जो हमने ट्राई ब्लॉक में ओपन किया था उसको क्लोज करने के लिए। एग्जाम्पल फाइल, दूसरा एग्जाम्पल डेटाबेस कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन, कोई भी चीज जो ओपन हो सकती है और हमने उसे ट्राई ब्लॉक में ओपन करा हुआ था, उसे क्लोज करना है हमें, तो उसको क्लोज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है फाइनली। अच्छा सर जरूरी है कि मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर फाइल ओपन करी होगी, हमने कहा नहीं कोई जरूरी नहीं है। तो फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, हमने कुछ नहीं करे, हटा दो इसे। तो फाइनली ब्लॉक भी तो ऑप्शनल है, ये थोड़ी कह रहा है कि मैं जरूर आऊंगा ट्राई के साथ। तो ट्राई के साथ फाइनली आप जनरली तब लगाते हैं जब आपने ट्राई में कोई फाइल ओपन करी है या कोई भी चीज जो ओपन हो सकती थी वो ओपन करी है और आपको उसे क्लोज भी करना है, तो आप उसे कहाँ क्लोज करेंगे, फिर फाइनली ब्लॉक के अंदर क्लोज करते हैं। तो फाइनली ब्लॉक भी क्या है, पूरी तरह से ऑप्शनल होता है। मैंडेटरी क्या है, ट्राई के साथ सिर्फ हमारा एक्सेप्ट, ट्राई के साथ एक्सेप्ट हमारा मैंडेटरी। ठीक है, तो इस तरह से ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, ये चार कीवर्ड से हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते। अब इस पूरी कहानी को अगर मैं मान लीजिए यहां पे लिख दूं, इतना मैंने अभी आपको पढ़ाया, उसको ग्राफिकली मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। अभी आएंगे आपके पास, बिग ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर हैं और ये हमारे पास ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक के बाद हम लोग लगाते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक। उसके बाद फिर हम लगाते हैं एल्स ब्लॉक। फिर हम लगाते हैं फाइनली ब्लॉक। उसके बाद हमारा आगे का प्रोग्राम होता है। और एक पॉइंट पर आकर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। अब देखते हैं, मान लीजिए ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आई। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो बताओ ट्राई ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।
एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, ठीक है। फिर एल्स ब्लॉक के बाद फाइनली के बाद उसका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब दूसरा केस, मान लीजिए आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई और वो हैंडल हो गई, इसका मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक चला। अब बताओ एक्सेप्ट ब्लॉक चलने के बाद क्या एल्स ब्लॉक चलेगा? नहीं, यहां से कंट्रोल कहाँ आएगा? सीधा फाइनली का। फिर फाइनली ब्लॉक के बाद क्या होगा? रिमेनिंग कोड चलेगा, फिर उसका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। अब एक केस ये भी हो सकता है कि सर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आई लेकिन वो हैंडल नहीं हुई, क्योंकि जो आई थी वो एक्स ब्लॉक में नहीं लगा रखा था। मान लो वो सिचुएशन है। अब बताओ ट्राई ब्लॉक के बाद फिर क्या होगा? एक्सेप्शन आई लेकिन एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुई, ट्राई ब्लॉक के बाद क्या चलेगा? फिर फाइनली ब्लॉक चलेगा। फिर फाइनली ब्लॉक के बाद क्या हमारा प्रोग्राम का रिमेनिंग कोड चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोग्राम आपका सबमिट हो जाएगा, साथ में एरर मैसेज आएगा। तो अब अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के फ्लो को समझें तो यही तीन फ्लो है। पहला फ्लो है जो ये कह रहा है कि एक्सेप्शन है ही नहीं, एक्सेप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ग्रीन कलर का जो फ्लो है ये आपका चलता है, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया ब्लू कलर वाला, ये कह रहा है एक्सेप्शन एग्जिस्ट एंड हैंडल। एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है और वो हैंडल हो गई। तो ब्लू कलर का जो फ्लो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम हमारा आगे चलता है। तीसरी सिचुएशन में आपने कहा कि एक्सेप्शन तो है लेकिन वो हैंडल नहीं हो रही है, क्योंकि जो आई है वो एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं है। एक्सेप्शन एग्जिस्ट बट नॉट हैंडल्ड। तो जो ब्राउन कलर से फ्लो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूशन होता है। तो पिछले 50 मिनट में जितना पढ़ाया गया उसका साथ ये डायग्राम है, जिससे आप पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो समझ सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली और रिमेनिंग कोड कैसे हमारा चलता है। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आपको इसको रिकॉर्डिंग के साथ शेयर कर दूंगा। अब बात होती है, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि हम फाइनली ब्लॉक का यूज फाइल को ओपन क्लोज करने के लिए करते हैं ज्यादा बार। तो जब मैंने आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको बिट ब्लॉक बताया था। बिट के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, कोई फाइल को अपना ओपन कर सकते हैं। और फिर मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आप बिट ब्लॉक से बाहर आएंगे ऑटोमेटिकली फाइल आपकी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। अब ये बताओ कि बिट ब्लॉक में मान लीजिए यहाँ पे फाइल ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई और मैंने बिट ब्लॉक के अंदर ट्राई व्राई नहीं लगा रखा है और यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, बिट ब्लॉक पूरा ही नहीं हुआ। अब बताओ प्रोग्राम बंद हो रहा है तो क्या फाइल क्लोज होगी? आंसर इज यस। बिट ब्लॉक के अंदर इन बिल्ड ट्राई एक्सेप्ट हमारा काम करता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो बिट ब्लॉक गारंटी लेता है अगर कोई फाइल ओपन हुई है, नो मैटर बिट ब्लॉक सक्सेसफुली कंप्लीट होगा या एक्सेप्शन देके हमारा प्रोग्राम बंद करेगा, लेकिन इस फाइल को जरूर क्लोज हमारा करेंगे। तो इंटरनली बिट ब्लॉक हमारा ट्राई एक्सेप्ट फाइनली में कन्वर्ट हमारा हो जाता है, ठीक है। तो अब जब हम बिट ब्लॉक पर आसानी से काम कर सकते हैं, कोई ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है, तो फिर ट्राई एक्सेप्ट फाइनली की क्या जरूरत है? हमने कहा
ये कॉन्सेप्ट पाइथन में शुरू से था ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट पाइथन ने बाद में ऐड किया है कोड को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। जब ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था पाइथन में तो यही एक मजबूरी थी ट्राई के साथ फाइनली लगाने। ठीक है, आज की डेट में अगर आप मुझसे बोलोगे कि फिर दोनों में से कौन सी अप्रोच बेटर है, मैं बोलूंगा ये वाली ज्यादा बेटर। लेकिन ये वाली जो अप्रोच है ये लिमिटेड हो गई, किसी चीज को आप ओपन जरूर करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और कभी यूज केस आ गया जिसमें कोई चीज ओपन नहीं होती है लेकिन फिर भी मुझे कोई काम है जो मुझे करना ही करना है, तो फिर आपको मैनुअल ट्राई फाइनली पे जाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप फाइल को ही लेकर कंपेयर करेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा फिर बिग ब्लॉक ही बेटर अप्रोच। लेकिन ये स्पेसिफिक हो गया, हर जगह बिग ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं हो सकता लेकिन हर जगह ट्राई एक्सेप्ट फाइनली का इस्तेमाल हो सकता है, नो मैटर वहां पर फाइल ओपन हो या ना हो। ठीक है, चलिए अब ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली का जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करके समझते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए इस बार एक फंक्शन बनाया गया डिवाइड नाम का, जिसमें दो मैंने आर्गुमेंट रिसीव करने हैं एक्स और वाई नाम के पैरामीटर, इनका डिवीजन करना है और रिटर्न कर देना। अब देखते हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, वो यहाँ पर समझना है। मैंने डिफ फंक्शन को कॉल किया और यहाँ 10 डिवाइड बाई 2 लिख दिया, 10,2 लिख, तो 10 पहुंच गया एक्स में, 2 पहुंच गया वाई में, जेड में आ गया इनका डिवीजन और रिटर्न हो गया जेड, और फिर जो रिटर्न होकर आया डिफ फंक्शन से वो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब मैंने एक और प्रिंट लगाया और यहाँ पर मैं लिख दिया 10,0, एक और लगाया और यहाँ लिख दिया 10,5। अब बताओ इसका रिजल्ट तो 5 आएगा, इसका रिजल्ट 2 आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? जब यहाँ पे 10x में जाएगा 0 y में जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? एक्सेप्शन। अब जब यहाँ पर एक्सेप्शन बन गई तो क्या ये स्टेटमेंट चलेगा? नहीं, क्योंकि आपने बताया था कि जिस लाइन पर एक्सेप्शन आ जाती है प्रोग्राम वहां से बंद हो जाता है, आगे कोड नहीं चलता है, तो ये तो चला ही नहीं। अब ये बताओ, ये प्रिंट, ये स्टेटमेंट इंतजार कर रहा है कि ये हमें कुछ वापस करके लाएगा। तो जब किसी फंक्शन के अंदर से एक्सेप्शन आ जाती है और हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्शन रिटर्न हो जाती है। यानी कि डिफ फंक्शन इस बार इस लाइन पे जो एक्सेप्शन बनी होगी उसी को रिटर्न कर देगा। किसके लिए? जहां से डिफ फंक्शन को कॉल किया गया था। यानी कि इस लाइन नंबर 6 पर एक्सेप्शन क्या बन जाएगी हमारी? अब डिवीजन वाली, जो कि एक्चुअल में कहां बनी थी? लाइन नंबर 2 पर बनी थी, वह हैंडल नहीं हुई लेकिन वहां से फिर वापस आ गई किसके पास? लाइन नंबर 6 के पास। अब अगर इस लाइन पर एक्सेप्शन आ गई तो आगे का कोड नहीं चलेगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा आगे। अब इसको पढ़ो, कह रहा है कि देखो ओरिजिनली एक्सेप्शन तो लाइन नंबर 2 पे थी, फिर यहां से हैंडल नहीं हुई, यहां से चलेगी लाइन नंबर 6 के पास, यहां भी हैंडल नहीं हुई, फिर प्रोग्राम बंद हो गया, कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी फंक्शन के अंदर अगर एक्सेप्शन आ रही है तो वो फंक्शन उस एक्सेप्शन को क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई ऐसा फंक्शन जो आपको लगता है एक्सेप्शन दे सकता है, आप उसे ट्राई एक्सेप्ट के अंदर से कॉल करें। बाकी आप जो लिखना चाहते हैं अपना लिख सकते हैं। पहला चल गया, दूसरा, दूसरे में सब कुछ सही होता तो चलता, सब कुछ सही नहीं है तो अकॉर्डिंगली आ रहा है आउटपुट। तो जब भी पाइथन में कोई फंक्शन आप बनाएं और उसमें एक्सेप्शन आने के चांस हो तो कॉल करने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके वाले एक्सेप्शन को हैंडल करें। ठीक है, चलो अब
अगर आपसे ये कहा जाए कि सर ऐसा कर सकते थे हम, देखो जरा जो मैं करने जा रहा हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक बार मैं देखना चाहूंगा। एक्सेप्शन तो यहाँ आ रही है ना, तो यहाँ पर ना कर ले हैंडल, ऐसे कर, सब कुछ सही तो रिटर्न जेट कर दिया, और अगर कुछ गलत हुआ रिटर्न कर दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। देखो एक ही बात नहीं है, यहाँ भी वही आया है, यहाँ भी वही आया है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सी अप्रोच बेटर है, किस बात का डिसीजन लेना चाहते हो। एक्सेप्शन आ रही है किसी फंक्शन के अंदर, अब उसे उस फंक्शन के अंदर ही हैंडल कर दें, या फिर वहां हैंडल ना करें और एक्सेप्शन जो आई है उसको रिटर्न कर दें, और जहां से वो कॉल किया गया था फंक्शन वो हैंडल करेगा। कौन सी वाली अप्रोच बेटर है? तो अब आप, अगर मान लीजिए इस फंक्शन को मैं फिर से कॉल करता हूँ, तो कई बार क्या होता है ज्यादा जब करते हैं तो बेटर समझ में आता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, हाई, तो सर इसका मतलब भी तो यही है, 10 को हाई से डिवाइड कैसे कर सकते हो, एक्सेप्शन यही दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जितनी बार डिव फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, अगर ये डिवीजन नहीं हो पाया तो ये डिव फंक्शन उसको खुद हैंडल करेगा, और हमें एक अल्टरनेट रिजल्ट वापस कर रहा है। वो अल्टरनेट रिजल्ट क्या है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ऐसा हो सकता था कि जिसने डिफ फंक्शन कॉल करा वो ये चाहता था कि जो मैं आपको दे रहा हूं काम करने के लिए, या तो सही रिजल्ट दो या फिर एक्सेप्शन दे दो, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आएगी तो मैं खुद उसे अपने हिसाब से देखूंगा कि मुझे अब क्या करना है। अगर फंक्शन बनाने वाला खुद ही एक्सेप्शन हैंडल करेगा, तो जितने लोग जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे, सबकी मजबूरी होगी इसी हैंडलिंग को एक्सेप्ट करने की। सबको यही हैंडलिंग मिलेगी मिलेगी, चाहे आप डिफ फंक्शन को आज कॉल करें, कल करें, परसों करें, 10 दिन बाद करें, 10 बार करें, 50 बार करें, कुछ भी गलत होगा तो आपको यही हैंडलिंग मिलेगी। जरूरी नहीं है कि कॉल करने वाला आपकी हैंडलिंग के साथ एग्री हो, वो चाहता है, हो सकता है उसके पास अपना कोई एक अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा अगर एक्सेप्शन आएगी तो। अब इसीलिए ये वाली अप्रोच प्रेफर नहीं होती है, अप्रोच प्रेफर होती है यही वाली। अब आप ध्यान से देखो इस बात को, प्रैक्टिकली मैं आपको पाइथन की लाइब्रेरी से समझाता हूँ। मैंने किसी भी स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, हो गई, हमने कहा हो गई। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2.5K, तो क्या फ्लोट फंक्शन इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में? नहीं करेगा। इसके मतलब फ्लोट फंक्शन के अंदर कोई एक्सेप्शन बनी होगी। अब पाइथन बनाने वाले जब फ्लोट फंक्शन बना रहे होंगे तो उनको पता तो होगा ही कि फ्लोट फंक्शन हम बना रहे हैं, इसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती है, तो उन्होंने उसको हैंडल कर लेना चाहिए था, बट उन्होंने हैंडल करा नहीं। वो एक्सेप्शन जो बनी हमें ही वापस कर दी कि ये एक्सेप्शन है, अपने आप संभालो क्या करोगे आप। तो जो कॉल कर रहा है इसको, उसे पता है कि वो क्या करना चाहेगा अगर सब कुछ गलत हो रहा है। अगर एक्सेप्शन फ्लोट फंक्शन जब बनाया गया था लाइब्रेरी में उसी समय हैंडल कर ली जाती तो मुझे एरर नहीं मिलता, मुझे कोई अल्टरनेट रिजल्ट मिलता। जरूरी नहीं था कि मैं उसके साथ एग्री करता, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे मेरा सही रिजल्ट दो, या फिर जो एक्सेप्शन आ रही है वही दे दो, मैं अपने आप देखूंगा कि मैं इसे अब कैसे हैंडल करूं। ठीक है, इस तरह से इन दोनों में से कौन सी अप्रोच बेटर है, ये वाली अप्रोच हमारी बेटर हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है रेज कीवर्ड। तो सर ये रेज कीवर्ड क्या करता है? कई बार ऐसा होगा कि आप चाहते हैं प्रोग्राम में एक्सेप्शन नहीं आ रही है, लेकिन आप चाहते हैं आ जाए,
और जानबूझकर आप चाहते हैं प्रोग्राम बंद हो जाए, बीच में आगे चले ही नहीं। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक आप ये सोचते थे कि मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रही है, प्रोग्राम बीच में बंद हो जा रहा है, उसको सही करेंगे। इस बार उसका जस्ट अपोजिट है। इस बार प्रोग्राम में एक्सेप्शन नहीं होगी, इंटरप्रेट कर रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बोलोगे नहीं सब कुछ सही नहीं है, बंद कर दो प्रोग्राम, आगे नहीं चलाना मुझे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे हम? हमने कहा देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे एक एज इनपुट कराई, एंटर एज। फिर मैंने कहा भाई एज में मैं 5 जोड़ देता हूं, और फिर आपको बताऊंगा कि 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात? हमने कहा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हम रेस कीवर्ड को सीखना चाहते हैं वो इससे सीख जाएंगे। है तो कुछ नहीं, 3 लाइन का छोटा सा प्रोग्राम है। आपकी एज मान लो अभी 20 साल की है, तो 5 साल बाद आप 25 के हो जाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी एज अगर 2 साल है तो 5 साल बाद आप 7 के हो जाओगे। आपकी एज अगर -3 है तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे? यहां पर हमें डिस्कस करना है, गणित के हिसाब से ये सही है। अगर हम लॉजिकली सोचें तो क्या इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसकी एज -3 हो? तो गणित चला के फायदा क्या है? जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है उस पर गणित क्यों चला रहे हो? अब हमने इंटरप्रेटर से कहा, इंटरप्रेटर आपको नहीं पता एज नेगेटिव नहीं होती है? इंटरप्रेटर कहा मुझे यही नहीं पता एज किसे कहते हैं, मुझे तो सब ABCD है, और मेरे लिए तो एज एज नहीं है, एक वेरिएबल है जो किस तरह का बनकर आ रहा है, इंटीजर की तरह का बनकर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। एज तो इंसानों ने इसको एक नाम दे दिया, जरूरी आप इसका नाम यही रखोगे? इसका नाम ये रख लो। अब बताओ, आप इसका नाम ये भी तो रख सकते हैं, वेरिएबल है वो, तो कुछ भी रखो इसका नाम। तो हम अपना कोड कई बार जिन कॉन्सेप्ट के लिए बना रहे होते हैं, उन कॉन्सेप्ट में हमें कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। वो वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इंटरप्रेटर सही होती हैं क्योंकि वो वेरिएबल है, बट अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर वो सही नहीं है वैल्यू। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं जैसे इंटरप्रेटर गलत इंडेक्स आता था लिस्ट का तो एरर देकर प्रोग्राम बंद कर देता था, क्योंकि इंटरप्रेटर को पता है लिस्ट किसे कहते हैं। इंटरप्रेटर को पता है लिस्ट में अगर 5 एलिमेंट हैं तो इंडेक्स कहां से कहां तक का सही होगा। उसी तरह से अब मैं चाहता हूं कि मुझे पता है कि एज की सही वैल्यू क्या क्या होती है, अगर उसके अलावा कोई और वैल्यू आए तो मैं उसे गलत मानूंगा और एक्सेप्शन देकर प्रोग्राम को बंद कराऊंगा। क्योंकि आगे प्रोग्राम चले, फायदा क्या? आगे अगर कहीं भी अगर एज का यूज हो रहा होगा तब गलत ही हो रहा होगा, तो चला के भी प्रोग्राम फायदा क्या होगा? सब गलत ही होगा आगे जो भी होगा, क्योंकि शुरू में ही वैल्यू गलत आई है आपकी। तो अब ऐसा तो सर कई सिचुएशन में हो सकता है, ऐसा तो कई सिचुएशन में हो सकता है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, एज नेगेटिव हो गई, मान लो किसी की हाइट है, किसी का वेट है, ये सब नेगेटिव नहीं होते। बट हमारा प्रोग्राम इंटरप्रेटर जब रन कराएगा तो उसे पता ही नहीं हाइट कैसे कहते हैं, वेट कैसे कहते हैं, एज कैसे कहते हैं, उसको सब वेरिएबल है। तो ऐसी जितनी भी सिचुएशन हो सकती हैं, उन सारी सिचुएशन पे आप खुद एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। खुद से एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए कीवर्ड का नाम है रेज। रेज कीवर्ड का काम होता है एक्सेप्शन नहीं आ रही तो लेकर आकर प्रोग्राम को बंद कर देना। क्यों? हम चाहते ही हैं ऐसा हो, हम नहीं चाहते आगे गलत प्रोग्राम चले, क्योंकि सिर्फ मकसद ये नहीं होना चाहिए कि प्रोग्राम लास्ट तक चले, मकसद ये भी होना चाहिए लास्ट तक चले और सही चले। अगर लास्ट तक प्रोग्राम चल रहा हो सब गलत चल रहा है, फायदा क्या चला के? भी टाइम खराब कर रहे हो आप अपना, है ना? तो इस तरह से अगर इस प्रोग्राम को मैं बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा, कैसे लिखोगे? यहाँ लिखोगे आप रेज, और रेज कीवर्ड क्या कहता है मुझे बताओ, कौन सी एक्सेप्शन लेकर आनी है, मैं लेकर आ जाऊंगा। रेज कीवर्ड कौन सी एक्सेप्शन आप लाना चाहते हो? हमने कहा वैल्यू गलत है तो एक काम करते हैं वैल्यू एरर ले आते। तो क्या करेगा ये? वैल्यू एरर लाकर हमें दे देगा। लेकिन एक चीज बताओ, ये लाइन जब भी चलेगी हमेशा इस लाइन से क्या बन जाएगी? एक्सेप्शन। मान लो आपने एज की वैल्यू 7 लिखी, इसमें 7 आ गया, 7 + 5 12 हो गया, सब कुछ ठीक है, फिर भी क्या आ गई आपके यहाँ पर? सर ये तो नहीं चाहते थे हम,
प्रोग्राम बंद हो गया। हम तो ये तब चाहते थे जब एज कैसी हो, नेगेटिव हो। लॉजिक लगाओ ना अपना, लॉजिक क्या होगा, इफ एज इज लेस देन 0, अगर ऐसा है तो रेज कर दो वैल्यू। अब देखो, अगर आपने 8 लिखा सब कुछ ठीक है, 5 साल बाद आप 13 साल के हो जाओगे, -2, नहीं ये सही नहीं है। अब हम चाहते हैं कि वैल्यू एरर की क्या वजह है, वो वजह भी लिख दो, वो मैसेज भी लिख दो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू एरर के बाद कॉमा लगाकर अपना मैसेज भी लिख सकते हैं, या वैल्यू एरर को एज ए फंक्शन कॉल की तरह यूज करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, अपना मैसेज लिख देंगे लाइक नेगेटिव एज फाउंड। सबको सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार ये ज्यादा बेटर होगा। तो रेज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं एक्सेप्शन को रेज करने के लिए। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके नोट्स वगैरह जो भी है मेरे पास वो आपको शेयर कर दूंगा मैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनमें कुछ नया भी होगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। बताइए जब इसको रन कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, वहां तक तो सबका एक ही आंसर है, उसके आगे बताओ। 2 के बाद देखने वाले को जो नजर आएगा वो बताओ। आपके मन में एक्सेप्शन आ रही है नहीं आ रही वो अपने मन में रखो। आउटपुट जब देखेगा तो क्या क्या देखेगा एग्जैक्ट वो बताओ। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा नहीं आएगा आउटपुट में, नहीं आएगा। 3 के बाद, अच्छा 2 के बाद 3 नहीं आएगा तो 2 के बाद क्या आउटपुट देखेगा। नहीं, जीरो डिवीजन एरर आई तो जीरो डिवीजन एरर मैसेज प्रिंट होगा या नहीं होगा। जब एक्सेप्शन आती है और हैंडल हो जाती है तो थोड़ी मैसेज प्रिंट होता है एरर का, फिर तो हमने एक्सेप्ट जो लिखा होगा वो प्रिंट होगा ना। तो अब यानी कि 1, 2, 2 के बाद क्या आएगा। अब सारा खेल इसी काम का था जो प्रोग्राम बनाया गया है। 5 के बाद मन में क्या चल रहा है, 4 या 7। चलिए, तो इस प्रोग्राम में सीखने वाली बात यह है कि ट्राई ब्लॉक में जिस स्टेटमेंट पर एक्सेप्शन आ जाती है इमीडिएटली वहां से कंट्रोल आपके मैचिंग एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाता है, फिर आगे कोड नॉर्मल होता है। वो स्टेटमेंट जो ट्राई ब्लॉक में इस स्टेटमेंट के बाद लिखे थे बेकार हैं, किसी काम के नहीं रहे, ये नहीं चलेंगे। कोई गलती इनकी है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि 4 हमारा कभी भी नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राई ब्लॉक में आप ऐसा अगर करना चाह रहे हैं कि जितने भी स्टेटमेंट हैं सबको उठा के लिख देते हैं तो गलत अप्रोच हो सकती है, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में जैसे ही एक्सेप्शन आएगी वैसे ही कंट्रोल एक्सेप्ट में चला जाएगा और ट्राई ब्लॉक के आगे के लिखे हुए स्टेटमेंट बेकार हो गए, किसी काम के नहीं रहे हमारे। ठीक है, अब ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। इस प्रोग्राम से क्या आउटपुट बनेगा। इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन कौन सी बनेगी, डिवाइड बाई जीरो, जीरो डिवीजन एरर बनेगी। अब क्या एक्सेप्ट ब्लॉक इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, क्यों, ये तो डिफॉल्ट वाला है, सबको कर लेगा।
इस प्रोग्राम में नई बात यह है कि एक्सेप्ट ब्लॉक पूरे प्रोग्राम की एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता, अपने ट्राई ब्लॉक की एक्सेप्शन को ही हैंडल करता है। ये एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं जनरेट हुई है, तो इस बार प्रोग्राम में एक्सेप्शन है और इसी लाइन पे प्रोग्राम एरर मैसेज देके एक्सेप्शन का बंद हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको, अब देखो क्लास की शुरुआत में अगर हम चले जाएं तो सारी पिक्चर और क्लियर हो जाती है। हमने कहा था जिन स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ रही है उनको कहां लिखना है, ट्राई ब्लॉक में। क्यों लिखना है, समझ में आ रही है, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक रेस्पॉन्सिबल होता है और ये कहता है कि मैं प्रोग्राम की नहीं करता, प्रोग्राम के अंदर ट्राई ब्लॉक जो लिखा हुआ है उसकी एक्सेप्शन को मैं हैंडल करता हूं। और ट्राई ब्लॉक भी ऐसा नहीं कोई सा उठा लो, मेरा ही ट्राई ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा ट्राई एक्सेप्ट हमारे हो सकते हैं। ठीक है, अब सर इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या सही सोच रहे हैं? अगर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं पाइथन का और मैं बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा, मैंने क्या करा, लाइन नंबर 1 पे ट्राई ब्लॉक लिखा, जितना भी कोड था सारा डाल दिया ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक्सेप्शन आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, सबको उठाकर डाल दिया मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर और फिर यहां पर मैंने एक एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दिया, फिर अपना आगे कोड लिखा, फिर अपना आगे कोड लिखा। तो ये प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या मेरी सही है या नहीं है? मैं प्रोग्राम शुरू होते ही लाइन नंबर 1 पर ट्राई ब्लॉक लगा देता हूं, पूरा कोड उठाकर डाल दिया ट्राई ब्लॉक में, मैं ये मान के चल रहा हूं सब में एक्सेप्शन है। मैं ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं, मान लो मेरे प्रोग्राम में 10 लाइन है, मैं इस बात में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं ये देखने के लिए कि किस लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है किस में नहीं आ सकती है। उठा के पूरे का पूरा कोड डाल देता ट्राई ब्लॉक में, जिसमें आनी होगी आ जाएगी, नहीं आनी होगी नहीं आएगी। तो मेरा ये सोचना कितना सही है, इसके अकॉर्डिंग मैंने सामने एक छोटा सा कोड बनाकर देखा। तो अब बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी? हमने कहा प्रॉब्लम वही जो आपने बताई अभी। मान लो इस लाइन में एक्सेप्शन आ गई, अब ये बताओ इस लाइन में एक्सेप्शन आने के बाद कंट्रोल कहां चला जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में। उसके बाद नॉर्मल चलेगा, लेकिन नॉर्मल वो कहां से होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद से होता है। यानी कि ये सब चलेंगे और ये सब बेचारे हो गए, कभी नहीं चलेंगे। जब इनका अगर आपको यूज करना था तो हो ही नहीं पाएगा। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि ट्राई ब्लॉक में फिर हम बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने का नुकसान भी है। जैसे ही एक्सेप्शन आएगी ट्राई ब्लॉक खत्म, भले ही प्रोग्राम चलेगा आगे बट ट्राई ब्लॉक तो खत्म हो ही चुका। तो अब सर कोई पैरामीटर है डिसाइड करने का कि ट्राई ब्लॉक में कितने स्टेटमेंट लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, या कैसे डिसाइड करूं कितने लिखूं फिर मैं? तो उसका पैरामीटर होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट हमें लिखने चाहिए जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट। जैसे यहां पर मैंने फाइल ओपन करी, ठीक है, अब फाइल को मैंने रीड करा, ठीक है, फिर फाइल को मैंने सीक करा, ठीक है, फिर फाइल को मैंने रीड करा, 2 कैरेक्टर पढ़ लिए, ऐसे खेल करते हैं। अब ये बताओ अगर मैं आपसे ये कहूं कि फाइल मिली नहीं, इस लाइन पे एक्सेप्शन है, सीधा कंट्रोल इस लाइन से कहां चला जाएगा, एक्सेप्ट में, ये कोड चलेगा, आगे का कोड चलेगा, ये कोड नहीं चला। क्या आपके मन में कोई ऐसा है कि भाई नहीं चला तो खराब है पाइथन लैंग्वेज, पाइथन इंटरप्रेटर बेकार है, क्यों नहीं चला रहा इसे? क्योंकि हम खुद चाहते हैं ये चले ही ना, क्योंकि जब फाइल ही नहीं मिली तो किसको पढ़ोगे, ठीक किस पे चलाओगे? इसका मतलब क्या हुआ कि हम ट्राई ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट लिखते हैं ये सोच कर लिखते हैं कि ट्राई ब्लॉक का कोई भी नेक्स्ट स्टेटमेंट उसके प्रीवियस वाले पे डिपेंडेंट है। अगर प्रीवियस नहीं चल रहा तो हम खुद चाहते होंगे कि ट्राई ब्लॉक का फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट चलना ही नहीं चाहिए हमारा। ठीक है, तो अब ऐसे कोडिंग के लिए हम ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब आप क्या बोलो, आप बोलोगे चलो सर इतना कर लिया, अब यहाँ पर एक काम करते हैं,
यूट्यूब से वीडियो का कनेक्शन बनाते हैं पाईट्यूब लाइब्रेरी का यूज करके, और यहाँ पर एक यूआरएल दे दिया और फिर यहाँ पर वो डाउनलोड वाला कोड लिखते हैं। तो अब ये गलत है अप्रोच आपकी। क्यों आपने ये सोचा कि भाई इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला तब भी तो एक्सेप्शन आएगी, इसलिए मैंने उठाकर ये वाला कोड भी कहाँ डाल दिया, ट्राई ब्लॉक में। लेकिन ये तरीका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? मान लीजिए फाइल नहीं मिली, इस लाइन पर क्या आ जाएगी हमारी, एक्सेप्शन, और सीधा कंट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में, प्रोग्राम आगे चलेगा। अब ये नहीं चला, आपको कोई मलाल नहीं है इस बात का, ये भी ना चले ना चले, क्योंकि जब फाइल ही नहीं मिली तो क्या करेगा, चले। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन मार्क आएगा, ये क्यों नहीं चला, इस बात का इससे क्या मतलब, ये तो चलना चाहिए था। तो गलती प्रोग्रामिंग अप्रोच की है। सिर्फ ट्राई एक्सेप्ट लिख देने से सब कुछ सही नहीं होता। आप ट्राई एक्सेप्ट को किस वे से डिजाइन करते हैं प्रोग्राम में, ये भी मैटर करता है। तो आपको कोड ऐसे नहीं लिखना था, कैसे लिखना था फिर? हमने कहा कोड आपको ऐसे ना लिखकर आपको लिखना चाहिए था लाइक दिस। ट्राई के अंदर सिर्फ वो कोड लिखो जो फाइल पे डिपेंडेंट है और उसका अपना एक्सेप्ट बनाओ, उसके बाद एक अलग ट्राई बनाओ ऐसे करके, और इस ट्राई के अंदर वो कोड लिखो जो आपका दूसरा काम कर रहा है। अब अगर इसमें एक्सेप्शन आ गई तो ये नहीं चलेगा, एक्सेप्ट चलेगा, उसके आगे कोड अब ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग ट्राई हो गया, ये अपना अलग चलेगा। तो एक ट्राई ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट लिखो जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक और काम है तो उसका अलग ट्राई ब्लॉक आप बनाकर चलेंगे। तो ये एक बेटर अप्रोच होती है कोड को लिखने की, कैसे कोड को हमारा लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास यहीं पर, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्या बोला? सेम ट्राई एक्सेप्ट लगाकर कर सकते हैं उसको भी, जहां पर हमने रेज स्टेटमेंट लिखा था उसको हम ट्राई एक्सेप्ट के अंदर लिख सकते हैं।